60 साल हो चुके हैं। एक हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, आप एक हिंदू गांव जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का भेदभाव ना हो, एक गांव तो बनाकर दिखाइए। आप हिंदू देश की बात करते हैं। हिंदू एक बहुत बड़ा लफ्ज है जिसके अंदर पूरे संसार को हम समा सकते हैं। परसों अभी तालकटोरा स्टेडियम में कई सारे केंद्रीय मंत्रियों ने जो है शपथ ली है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठोक कर कहा है तालकटोरा। देखिए, मैंने आपकी बात का जवाब पहले ही दे दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सवाल जरूर उठेगा। मैंने बोला आप हिंदू राष्ट्र छोड़िए, एक हिंदू गांव, एक हिंदू आदर्श गांव बनाइए। पहले दिखे तो सही कि वो कितना सुंदर है, कितना सौहार्द है उसके अंदर, कितनी एकता है उसके अंदर। तो सरकार राम राज्य बात कर रहे हैं, आप एक गांव की बात कर रहे हैं। वो शंकराचार्य जी मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में। शंकराचार्य जी, अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं, एक एक करके सवाल लेते हैं जी। आप एक गांव की बात कर रहे हो तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं ना। देखिए अफगानिस्तान तक की बात कर रहे हैं। देखिए, अखंड भारत की जो निर्माण करने की जो बात कर रहे हैं ना, आप उनसे एक सवाल पूछ लीजिए। वो 90 साल से नहीं, 2026 में 100 साल होने वाले हैं उनको। उनसे आप रोड मैप पूछ लीजिए एक बारी। अच्छा, अगर अखंड भारत का रोड मैप चाहिए तो मैं अखंड भारत का रोड मैप भी देने को तैयार हूँ। आप मुझे अकेला देख रहे हैं, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ। तो आरएसएस के पास रोड मैप नहीं? बिल्कुल नहीं है, दावे के साथ कह सकते हैं नहीं है। अगर अखंड भारत का रोड मैप होता, अखंड भारत देश की जनता को तोड़कर नहीं किया जा सकता, सबका साथ लेना होगा। कौन कहता है कि देश में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो सकते? बताइए, आप में से कोई गारंटी ले सकता है कि एक धर्म में ही केवल इंटेलिजेंट लोग पैदा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म के अंदर पैदा हो सकते हैं। क्रिमिनल केवल एक ही कम्युनिटी में पैदा होगा, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई दावा नहीं है। क्रिमिनल आज हमारे देश में जाति और धर्म देख कर तय किए जा रहे हैं। हिंदुओं में भी हो रहे हैं। क्रिमिनल तो किसी भी धर्म में हो सकता है, उसका कोई जाति धर्म है ही नहीं। मानते हैं कि हिंदुओं में क्रिमिनल है? किस धर्म में नहीं है? सिख में नहीं है क्या? मैं सिख हूँ, मैं जानता हूँ ना, सिख धर्म में भी क्रिमिनल है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा। मोहन भागवत को आप क्रिमिनल मानते हैं? देखिए, मैं निजी तौर पर किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कौन व्यक्ति क्रिमिनल है, कौन व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है, अगर आप बात करते हैं। बजरंग दल सब है क्रिमिनल? देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि एक किसी व्यक्ति के ऊपर आप स्टैंप लगा दें, एक दल के ऊपर स्टैंप लगा दें। स्टैंप लगाने का काम हमारा नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से काम जब तक नहीं करेगी, तब तक आप इसकी जांच नहीं कर सकते। आपके हिसाब से क्या ये लोग हैं या नहीं? आपके हिसाब से आप छोड़ दीजिए समाज। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब किसान आंदोलन जो दिल्ली में आकर बैठा था, उनके ऊपर खालिस्तानी साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, पूरा तंत्र खालिस्तानी साबित करने पर लग गया। लेकिन लास्ट में जाके प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगते हैं और किसान आंदोलन की मांगें मान ली जाती हैं। तो तब क्या हुआ? आपके हिसाब से देश तोड़ने का काम कौन कर रहा है? देखिए, देश तोड़ने का काम जो है कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। पूरे देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएँ हैं। मैं किसी एक संस्था को चिन्हित नहीं करूँगा, लेकिन हम एक एक संस्था को जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, आने वाले समय के अंदर जवाब देंगे। और अखंड भारत निर्माण की जो हम बात कर रहे हैं, अगर उन संस्थाओं में से भी लोग आना चाहेंगे कि जो सही मायने में जिनको बहका करके गलत काम पे लगाया जा रहा है, अगर वो लोग भी अखंड भारत निर्माण के लिए हमारा साथ देना चाहेंगे, तो मैं उनका खुले दिल से आमंत्रित करना चाहूँगा। कि देश को तोड़ने की बात हो रहे हैं, मोदी जी ने तो बोल दिया राम राज्य लेकर आएंगे, राम राज्य के लिए मंदिर भी बनवा रहे हैं, तो तोड़ने की बात कैसे? देखिए, राम राज्य की बात अगर आप करना चाहते हैं तो राम राज्य कैसा चाहिए, उस राम राज्य की कल्पना क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राम राज्य कैसे आएगा? क्या राम राज्य वो होगा जहाँ पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है? मैं गुजरात गया था, गुजरात के अंदर 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, सरकारी स्कूलों को। 5.5 करोड़ की जनता है गुजरात की, 3 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा जा रहा है। अब एक बात बताइए, जब 3 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, तो ऐसा राम राज्य हम क्या करेंगे? हमें लोग चाहिए, एम्पावर्ड लोग चाहिए, जिनकी एजुकेशन का लेवल हाई हो, जो खुद अपना रोजगार करना जानते हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपना रोजगार खुद अर्जित कर। सरकार तो मदद कर रही है ना, वो मना थोड़ी कर रही है किसी इंसान को कि वो रोजगार ना करे। रोजगार कैसे होगा? संसाधन देने पड़ेंगे आपको। कहाँ है संसाधन? संसाधन मिसिंग है। अच्छा सर, एक सवाल, आप छत्तीसगढ़ के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश में कह रहे हैं कि सम्मान बढ़ा है, भारतीयों का जो सम्मान है सातवें आसमान में दिन गुना रात चौगुना बढ़ा है, तो कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा। आप छत्तीसगढ़ के लिए लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का ना सम्मान बढ़ रहा है। देखिए, सम्मान की बात करते हैं तो अभी कल की खबर है, मीडिया 142वें पायदान से 150वें पायदान पे पहुंच चुका है भारत का मीडिया, आज़ादी के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में। तो ये तो आप ही बताएंगे, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, जहाँ से आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल वहीं से शुरू होता है। और जब भारत के रास्ते में 50 रुपये गैस सिलेंडर पे आज और बढ़ गए। बिल्कुल, अभी तो देखते जाइए, अभी भी मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि विकास हो चुका है, नहीं तो अभी 2024 दूर है और विकास अभी बाकी है।
तो हम अभी 2024 के बाद की बात करें, लेकिन अभी 2024 तक विकास होना बाकी है। विकास अभी पैदा होगा, विकास आपको दिखेगा। जब तक देश का हर व्यक्ति विकास को स्वीकार ना कर ले तब तक विकास जारी रहेगा। इसलिए बेहतर है कि 50 रुपये 100 रुपये के सिलेंडर को छोड़िए, विकास को स्वीकार कर लीजिए कि अब हम अखंड भारत में जी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी मीडिया के सामने नहीं आते जी, लेकिन कल परसों 7 सेकंड के लिए मीडिया के सामने आए और ओ माय गॉड कह के वो भाग गए। ऐसा कहा मोदी जी ने? हाँ, ऐसा कहा है। ओह माय गॉड। अच्छा, ऐसा बोला है। तो चलिए हम प्रधानमंत्री जी से पूछ लेंगे एक बारी कि ऐसा क्यों बोला है। वैसे तो इतनी बात भी वो मीडिया में नहीं बोलते हैं आकर, लेकिन इतना भी बोला तो वो बोला गया है कि जो हमारे देश के सम्मानित पत्रकार हैं उनको जर्मनी में एंट्री नहीं दी गई है। तो आप सभी साथी जो हैं उनसे ज़्यादा सम्मानित हैं जनता की नज़रों में, देश की जनता की नज़रों में। सर, ये जो भीड़ तंत्र बनता जा रहा है, अभी मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों की हत्या कर दी है, बजरंग दल वालों पे आरोप जी, कैसे देख रहे हो सर इनको? आज की तारीख में हर उस व्यक्ति को कुचलने की तैयारी है जो एकत्रित नहीं है। अगर आप अकेले होंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। जंगल में, अगर आप गुरु चाणक्य को पढ़ा है आपने, तो जंगल में सबसे पहले केवल सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो ज़्यादा सीधे मत रहिए, आप सब लोग एकत्रित रहिए। एकत्रित रहेंगे तो आप एक दूसरे के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। अब आपने देखा होगा पुनिया जो पत्रकार थे हरियाणा के, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उनकी आवाज़ पत्रकार साथियों ने उठाई थी, तभी उनको सरकार ने छोड़ा, नहीं तो उनको भी जमानत नहीं दी जा रही। तो आपकी नज़र में शहीदों का अपमान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप पुलवामा की बात करें, मैं अभी कश्मीर होकर आया हूँ, पुलवामा में जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, वहाँ पर 10 सेकंड के लिए भी आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। 10 सेकंड के लिए आप गाड़ी नहीं रोक सकते, और 50 किलोमीटर तक यू टर्न नहीं है उस रोड पे। ऐसी जगह पर 300 किलो RDX लेकर एक गाड़ी आ जाती है और वो सेना के काफिले में टकरा जाती है। असंभव है, असंभव। जांच होनी चाहिए और जांच होगी। देश की जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सुरक्षा पे सवाल बिल्कुल उठा रहा हूँ, सरकार पे सवाल है, क्योंकि जांच से भाग रही है सरकार। जब तक जांच नहीं होगी तब तक जनता को विश्वास नहीं आएगा। और ऐसी बहुत सी घटनाएं मैं कश्मीर से लिए बैठा हूं जिनकी जांच 2024 में आने वाली क्रांति जो जो देश की जनता लीड करेगी, एक एक विषय पर देश की जनता जांच करवाएगी। बिल्कुल पूरे देश में क्रांति आने वाली। 2024 में तो सत्ता परिवर्तन तय है, व्यवस्था परिवर्तन तय है। क्रांति आपको अगर आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर पूरे देश में दिखेगी, और बहुत जल्दी। का नाम ले रहे हैं तो 24 में योगी जी का आप नाम ले रहे हैं। जो ले रहे हैं लेने दीजिए। सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर आप किसी सामने वाले के शोर को बंद करना चाहते हैं, या तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए या उससे बड़ा शोर क्रिएट कर दीजिए। तो मुझे अपने साथियों के ऊपर, क्रांति कहाँ आ रही है? 4 राज्यों में तो जीत गई। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा। आप सभी साथी अगर वाकई में देश को बचाने के काम पर जुटे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जब आप यहाँ इन साथियों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी साथी इस देश की जो आने वाली क्रांति है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मैडम का जो सवाल था, आपने जो मुझे पूछा, क्या पूछा था मैडम, दोबारा पूछेंगे? आप बोले क्रांति आने वाली है और 2024 में सत्ता परिवर्तन होगी जी। फिर 2022 में चुनाव में क्यों नहीं दिखता वो? देखिए मैडम, ऐसा है कि 24 में क्यों दिखेगा, 22 में क्यों नहीं दिखता, 2019 में चले जाइए। हर व्यक्ति क्या कह रहा था, मोदी नहीं तो और कौन। ये सवाल किस लिए था? क्योंकि सत्ता में कोई दूसरा था नहीं, दिख नहीं रहा था। अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिखे हैं ना। एक मोबाइल ठीक करने वाले व्यक्ति को सत्ता दे दी जाती है जनता के द्वारा, इस विश्वास के ऊपर कि पुराने मोबाइल फर्जी वाड़ा नहीं, जो सच्चाई है, रिक्शा चलाने वाले उन पे आज बंगले निकल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। कौन सा स्कूटर में बैठ कर गया था ना, वो 4 करोड़ की गाड़ी में है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, पहले भाई की बात का जवाब दे देते हैं। 8 जो राज्यसभा भेजे, कौन सा रिक्शा वाला बताइए? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले ये बोला कि मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, और ऐसी एक बात मैंने बोली, लेकिन 10 बातें ऐसी भी बोलने के लिए तैयार हूँ जहाँ पर आम आदमी पार्टी गलत कर रही है। तो इसका मतलब एक बात को ये नहीं ले लेना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को भेजा गया हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा गया बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए था। आम लोगों को जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अपनी जेब से क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा खर्च करके बस करके अपना राशन लेकर, अपने स्टोव लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देश की असली जनता, देश की असली मालिक ये जनता है। देश के नेता या जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग इस देश के मालिक नहीं हैं। ये तो सर आप कह रहे हो, लेकिन क्या वर्तमान समय में क्या हो रहा है ये आप भी जानते हो। कौन है असली नेता और कौन है देश की जनता, समझ में तो आ ही रही बात। देखिए, आप जनता की आवाज़ को दबा तो जरूर सकते हैं, जनता की आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। आप एक भगत सिंह को मारेंगे तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे,
और भगत सिंह की बात मुझे याद आती है, जिसमें भगत सिंह जी ने कहा था कि जब भी सत्ता बहरी हो जाती है तो गूंगे और बहरे को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और आज जो ये धमाका होना शुरू हो चुका है, आज मैं एक क्रांति को लीड कर रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ, अभी मैं पीछे कश्मीर भी होकर आया हूँ और अभी यहाँ से छत्तीसगढ़ भी जाऊँगा इन साथियों के साथ में। पूरे देश में उन लोगों को एकत्रित करने का काम हमारी टीम कर रही है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, जो लोग आज बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं तो बेरोजगार साथी जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, आपने कश्मीर की बात की जी, तो कश्मीर फाइल्स तो मूवी बन गई, सरकार भी कश्मीरी पंडितों से बहुत अपनी दिखाती है कि हमको बहुत संवेदना है उनके साथ, लेकिन आपके साथ सरकार नहीं खड़ी। देखिए, कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदना होना और उस पर राजनीति होना दोनों अलग अलग विषय हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदना होती तो मेरे साथ जाते। मैं वहाँ गया था जिस दिन कश्मीरी पंडितों को बारामूला के अंदर विस्थापित किया है। आप में से अगर कोई साथी जाना चाहता है ना तो मेरे साथ जा सकता है। वो लोग एक स्लम की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक नर्क को भुगत रहे हैं वो लोग, जिन लोगों को विस्थापित किया गया है।